तो यूपीएससी जियो केमिस्ट में फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ये पहला वीडियो लेक्चर है। तो जनरली यूपीएससी जियो केमिस्ट का पूरा पेपर आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री का 200 मार्क्स का है। 200 मार्क्स फिजिकल केमिस्ट्री है, 200 मार्क्स का। ऑर्गेनिक आपको पता है, वो मैंने पहले डिस्कस किया हुआ। इनऑर्गेनिक पता है, इनऑर्गेनिक 200 मार्क्स का ही होता है। ऑर्गेनिक वाला 100 मार्क्स का, एनालिटिकल वाला 100 मार्क्स का। अब तक लेक्चर सीरीज प्रोग्राम में एनालिटिकल की हमने वीडियो दी है, ये फिजिकल केमिस्ट्री की पहली वीडियो है। तो जनरली फिजिकल केमिस्ट्री में कितना यूनिट रखा हुआ है और किसका कितना वेटेज हो सकता है वो थोड़ा सा कंसिडर करता हूँ, वो थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। जैसे पहला आपका दिया हुआ है गैसियस स्टेट, यूनिट का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड गैसियस स्टेट, केटीजी एंड गैसियस स्टेट। ऑब्वियस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, गैसियस स्टेट में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे गैसियस स्टेट के बाद दूसरा यूनिट बनाया हुआ है कोलिजन ऑफ गैस। कोलिजन ऑफ गैस यानी कि गैसियस स्टेट को 2 यूनिट दी हुई है। उसके बाद तीसरा यूनिट है आपका लिक्विड स्टेट, 1 यूनिट आपको दिया हुआ है सॉलिड स्टेट, दिस वन। तो यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर अगर मैं इसको कहूं तो स्टेट्स ऑफ मैटर को जनरली टोटल स्टेट्स ऑफ मैटर की जो स्टेट्स होती है सॉलिड लिक्विड गैस, उसको टोटल कितना यूनिट दिया हुआ है? 4 यूनिट टोटल दिया हुआ है। स्टेट्स ऑफ मैटर को 4 यूनिट है, उसमें 4 में 2 गैसेस स्टेट को दिया गया है, 1 लिक्विड को दिया गया है, 1 सॉलिड को दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है आपकी थर्मोडायनेमिक्स। थोड़ा ध्यान देना जी, थर्मोडायनेमिक्स इसकी यूनिट है 3 यूनिट वहां पे है। थर्मोडायनेमिक्स है, जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट लॉ तक का इसमें दिया हुआ है। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, उसका एप्लीकेशन वो यहाँ पे दिया है। रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटीज वो मैं भी दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में, वो जो दिया है पहले यूनिट में थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड यूनिट में दिया गया है एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये यूनिट का नाम है। इसमें जनरली आपका एंट्रोपी, कार्नोट इंजन, वो सारी चीजें दी हुई है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये जनरली आपका है। उसके बाद इसी में थर्मोडायनेमिक्स में दिया है थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रिया। थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रिया, तो ध्यान देना प्लीज। स्टेट ऑफ मैटर की 4 यूनिट है, उसमें से 2 गैसेस स्टेट का है, 1 लिक्विड का है, 1 सॉलिड का है। सिलेबस को ध्यान से देखिए, 3 यूनिट आपकी थर्मोडायनेमिक्स की है। पहली थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन टिल फर्स्ट लॉ, ये फर्स्ट लॉ तक कंसिडर करिए। फर्स्ट लॉ तक यहां पे है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ अलग से यूनिट बनाई हुई है, और तीसरी यूनिट आपकी बनाई हुई है थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रिया के नाम से। उसके बाद आपका 2 यूनिट और है एसिड एंड बेस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिखा हुआ है वहां पे, लेकिन मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, तो यहां पे लिखा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस वन। ये 2 यूनिट है, एसिड बेस की अलग बनाई हुई है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की अलग। तो स्टेट्स ऑफ मैटर्स में जनरली 2 गैस की यूनिट है, 1 सॉलिड की यूनिट है, 1 लिक्विड की यूनिट है। थर्मोडायनेमिक्स में 3 यूनिट है। पहली यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स जो फर्स्ट लॉ तक है, फर्स्ट लॉ तक जिसमें पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स की पहली यूनिट। दूसरी यूनिट को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो वहां पे लिखा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ का एप्लीकेशन। थर्मोडायनेमिक्स में सेकंड लॉ का एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तीसरी यूनिट में लिखा है थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रिया। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है आपकी एसिड एंड बेस के नाम से, और उसके बाद आपकी यूनिट है क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक का सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें जनरली आप क्या बोलते हैं? जनरली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैंने लिखा है। उसके बाद है आपका काइनेटिक्स का 1 यूनिट है अलग से, उसमें काइनेटिक्स में अलग से दिया हुआ है क्या? एडजॉर्प्शन एंड सरफेस। काइनेटिक्स के साथ वहां पे सरफेस भी है। उसके बाद उसी में काइनेटिक्स के साथ ही जनरली मैं लिख रहा हूं इसको फोटोकेमिस्ट्री, यस। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नंबर 13 पे लिख रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, प्लीज फोकस करना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इन 4 को मैंने कहा स्टेट्स ऑफ मैटर, इन 3 को मैंने कहा थर्मोडायनेमिक्स। इसमें मैं तीनों को एक जगह मिला के रखूंगा, इनको साथ साथ पढ़ूंगा। काइनेटिक्स, सरफेस एंड फोटो तीनों को एक साथ पढ़ूंगा जनरली, इनको फ्रेगमेंटेड फॉर्म में लिखूंगा। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एसिड एंड बेस, और यहां पे क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके बाद क्वांटम केमिस्ट्री जनरली 14th, उसके नीचे लिखता हूं क्वांटम केमिस्ट्री के मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी।
तो मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी वहां पे यूनिट है और क्वांटम केमिस्ट्री का तो वहां पे है ही, तो ये दोनों मिलके एक साथ पढ़ूंगा, ये तीनों एक साथ पढ़ूंगा। क्लस्टर बना रहा हूं, ये क्लस्टर अलग बना रहा हूं, ये क्लस्टर अलग बना रहा हूं। ये तीनों यूनिट किसकी है? थर्मोडायनेमिक्स की है। ये 4 यूनिट में से एक गैसेस स्टेट, कोलिजन ऑफ गैस, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट। एक क्लस्टर ये है, एक क्लस्टर ये है, एक क्लस्टर ये है। उसके बाद 14, 15, उसके बाद 16 में नंबर पे लिखता हूं यूवी स्पेक्ट्रा, और 17 नंबर पे है पीएमआर करके लिखा है, जनरली प्रोटॉन वाला, एनएमआर की फॉर्म में जनरल लिखा हुआ है। ये जनरली आपको 17 यूनिट वहां पे दी गई है और मार्क्स है इसके कितने? 200 मार्क्स टोटल है इसके, 200 मार्क्स। एक बार देख लीजिए सिलेबस अच्छे से, क्लस्टर की फॉर्म में पढ़ूंगा। ये स्टेट्स ऑफ मैटर्स की यूनिट है, ये थर्मोडायनेमिक्स की 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट्स काइनेटिक्स, सरफेस और फोटो की है। तो 4, 3, 7, 3, 10 ये हो गया। उसके बाद क्वांटम केमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी, जनरली मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी 2 यूनिट ये है, 2 यूनिट ये है। तो क्लस्टर की फॉर्म में देखूंगा तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा थर्मोडायनेमिक्स, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा थर्मोडायनेमिक्स। वेटेज कितना है? वेटेज मिनिमम जो मार्क्स आए हुए हैं, मैं जो डिस्कस करूंगा पेपर में भी, तो जो मिनिमम मार्क्स जो आए हुए हैं इसमें थर्मोडायनेमिक्स में वो 25 तक आए हुए हैं, और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 45 तक हैं। 45 नंबर तक थर्मोडायनेमिक्स पूछी गई है, 45 नंबर तक आपकी थर्मोडायनेमिक्स पूछी गई है 25 से लेके। हाँ ऑब्वियस, उसमें इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी में इंक्लूड करके बता रहा हूं। तो मैं देखूंगा सबसे पहले यूनिट क्या? थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में जैसे मैंने बोला कि कितना यूनिट होता है जनरली? 3 यूनिट्स यूपीएससी जियोकेमिस्ट्री में दी गई थर्मोडायनेमिक्स। पहली यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स की, वो कहां तक है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक। दूसरी यूनिट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जो तीसरी यूनिट है वो यूनिट है आपकी थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रिया, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रिया। तो प्लीज फोकस करना, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रिया। क्या मैंने बोला? जनरली स्टेट्स ऑफ मैटर्स की 4 यूनिट एक जगह पे रखी हुई है मैंने। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स की 3 यूनिट एक जगह पे रखी हुई है मैंने। उसके बाद काइनेटिक्स वाली सरफेस के साथ मिला के काइनेटिक्स, सरफेस और फोटोकेमिस्ट्री एक जगह रखी हुई है मैंने। उसके बाद क्वांटम केमिस्ट्री और मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक जगह रखी हुई है मैंने। तो यूनिट पे प्लीज फोकस करना। पहले आपको सिलेबस ही बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किस एरिया में से कितना आता है, किस एरिया में कितना वेटेज दिया हुआ है। जैसे क्वांटम केमिस्ट्री है, उसकी 1 यूनिट दी हुई है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स की कितनी यूनिट दी है? 3 यूनिट थर्मोडायनेमिक्स की दी हुई है। तो थर्मोडायनेमिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस एग्जाम के लिए, और सारा सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम डेरिवेशन भी पढ़ना है, अपार्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पढ़ना है, और उसके साथ साथ थ्योरेटिकल अप्रोच के साथ भी पढ़ना है। जैसे क्वेश्चन आ जाए डिफाइन एंट्रोपी थर्मोडायनेमिकली, जैसे क्वेश्चन आ जाए स्टेट्स द कार्नोट थ्योरम, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है स्टेट्स द कार्नोट थ्योरम, डिफाइन एंट्रोपी थर्मोडायनेमिकली, इस तरीके से। व्हाट डिफाइन द इन्वर्जन टेम्परेचर इन जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वर्जन टेम्परेचर, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। यानी कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी आपको आना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द ओल्ड डेरिवेशन, अपार्ट फ्रॉम द ओल्ड डेरिवेशन, क्योंकि इसमें यहां पे आपको क्या करना है? नॉलेज के साथ साथ रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे आप? जैसे क्वेश्चन आ जाए डिफाइन गिव्स फ्री एनर्जी, व्हाई इट इज कॉल्ड फ्री, why it is called free energy, define gives free energy, why it is called gives free energy, what the term free means here, free का मतलब क्या है gives free energy में, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछता है। तो जनरली आपको एक्सप्लेन करना है क्यों इसको आप फ्री कह रहे हैं। एंट्रोपी को थर्मोडायनेमिकली डिफाइन कीजिए, कार्नोट का थ्योरम को बताइए, आप कार्नोट थ्योरम का रिप्रेजेंटेशन कीजिए, कैसे डिफाइन करोगे कार्नोट थ्योरम को, कैसे स्टेटमेंट डिफाइन करोगे कार्नोट थ्योरम का, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। मतलब थ्योरेटिकल अप्रोच के साथ आपको तैयार करना है, डेरिवेशन अप्रोच के साथ आपको तैयार करना है, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी आपको तैयार करना है। तो अब मैं सिलेबस देखता हूं जो 3 यूनिट लिखी हुई है। तो पहली यूनिट लिखी है थर्मोडायनेमिक्स, उसका सिलेबस देखिए प्लीज। थर्मोडायनेमिक्स की जो पहली यूनिट लिखी हुई है, तो पहली यूनिट में देखिए जो लास्ट तक आप आते आते कहां पे पहुंच चुके हैं? जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट तक उसने दिया हुआ है। एक बार यूनिट को बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से देखना यूनिट को। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक दिया है। सेकंड में देखिए एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उस यूनिट को अच्छे से देखना। एक बार आप भी देखना इसमें जो यहां पे लिखा है एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नंबर 2 यूनिट, नंबर 3 यूनिट, थर्ड यूनिट देखिए एक बार थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रिया। इसमें कुछ पोर्शन इक्विलिब्रिया का दिया है, सेकंड लॉ वाले में और थर्ड वाले में, दोनों में कुछ पोर्शन किसका दिया हुआ है? इक्विलिब्रिया का दिया है। यहां पे भी कुछ पोर्शन इक्विलिब्रिया का है और यहां पे इक्विलिब्रिया का भी है। और चलते चलते लास्ट में टॉपिक कहां पे रोका है उसने? टॉपिक बाद में रोका है क्या? डिबायक्कल थ्योरीज पे, डिबायक्कल थ्योरी भी इसमें दिया हुआ है। यस, तो इसको हम अलग से पढ़ते हैं, इसको इक्विलिब्रिया वाले पोर्शन को अलग से पढ़ते हैं, और डिबायक्कल थ्योरी को किसके साथ पढ़ेंगे? जनरली इलेक्ट्रो के साथ। ठीक है जी, रिमूव द सिलेबस प्लीज। तो ये आपका जनरली मैंने दिखाने के लिए दिया है कि जनरली यहाँ पे 3 यूनिट होती है, और वेटेज आपका मैंने बताया 20 से मतलब 25 से 45 तक पूछा गया है, पर मैं मान के चलता हूँ 20 से लेकर 60 तक आपका आ सकता है। मिनिमम 20 हो सकता है, मैक्सिमम 60 हो सकता है। 200 मार्क्स का पेपर है, तो आप ध्यान दीजिए प्लीज
क्योंकि मोटा मोटी क्या मिल रहा है आपको, 17 ये आपकी यूनिट है और मार्क्स है आपके कितने, जनरली 200। तो अगर आपकी 3 यूनिट आप बोल रहे हैं यस, तो इसका मतलब कितना मिलना चाहिए इसको, दिस वन, इतना तो मिलना ही चाहिए इसको। तो ये तो व्यवहारिक है, व्यवहारिक बात है, व्यवहारिक गणित है। तो 1 यूनिट का ऑलमोस्ट कितना नंबर का मिल रहा है, 3 यूनिट का ऑलमोस्ट कितने नंबर का मिलेगा, मिनिमम कितने नंबर का, मैक्सिमम कितने नंबर का, तो 60 तक आप जा सकते हैं इसमें। तो अब मैं लिखता हूं इसका सिलेबस जनरली जो हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे, जिस तरीके से हम पढ़ेंगे इसको। तो यूपीएससी जियोकेमिस्ट का जो सिलेबस है वो मैं यहाँ पे अपनी तरफ से हम क्या क्या डिफाइन करेंगे, आप फिर दोनों यूनिट को देखना और दोनों यूनिट को मैच करके देखना, तो पूरा सिलेबस यहाँ से जनरली आपका जनरेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें भी क्या, यूनिट कन्वर्जन। सबसे पहले थोड़ा यूनिट कन्वर्जन देखेंगे जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि यूनिट कैसे कन्वर्ट करें। यस, वर्क आ गया जूल में, आंसर मुझे उसको लीटर एटमॉस्फेयर में बदलना है, मेरा आंसर आ गया लीटर एटमॉस्फेयर में, मुझे उसको जूल में बदलना है, मेरा आ गया लीटर बार में, मुझे उसको जूल में बदलना है, मेरा आ गया जूल में, मुझे उसको लीटर बार में बदलना है। तो ये जो कन्वर्जन है उस यूनिट कन्वर्जन को में देखेंगे। दूसरा आप देखेंगे जनरली क्या, पहला है आपका यूनिट कन्वर्जन, दूसरा आप देखेंगे किस फॉर्म में, जनरली इंट्रोडक्शन में लिख रहा हूं, ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में लिख रहा हूं। फिर देखेंगे आप थर्मोडायनेमिक टूल, सम थर्मोडायनेमिक टूल, thermodynamic tool used in syllabus, thermodynamic tool in studying thermodynamics, thermodynamic tool in studying thermodynamics, ये जनरली आप देखोगे अपार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन, अपार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन, अपार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के साथ आप कुछ थर्मोडायनेमिक टूल देखोगे। यस, लाइक एज, जैसे आपका साइक्लिक रूल है, जैसे आपका थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट है, थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट है, दिस वन थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट है, साइक्लिक रूल है, ये जनरली बेसिक टूल्स बनते हैं एटसेट्रा। उसके अलावा फिर देखोगे आप हीट कैपेसिटी, रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी, अब रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी बहुत सारा है वहां पे जो लिखा हुआ है। उसके अलावा फोर्थ में लिखूंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट्स एप्लीकेशन, यानी कि उसका थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट भी पढ़ना है। इट्स एप्लीकेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट्स एप्लीकेशन। उसके बाद जनरली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन थर्मोडायनेमिक्स, बहुत टाइप के प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं वो पढ़ूंगा। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, जनरली रिवर्सिबल प्रोसेस है और दूसरा मेजर क्या है, इरिवर्सिबल है। अब ध्यान देना प्लीज, ऐसा नहीं कि रिवर्सिबल हो गया इरिवर्सिबल हो गया, आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा। यहां पे लिखूंगा रिवर्सिबल, यहां पे लिखूंगा इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में क्या, आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल में क्या, एडियाबेटिक है, इरिवर्सिबल में क्या, आइसोथर्मल है, इरिवर्सिबल में क्या, एडियाबेटिक है, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। एडियाबेटिक है किसके लिए, दोनों गैसेस के लिए, किस किस के लिए, आइडियल के लिए भी और नॉन आइडियल के लिए भी, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेसेस पढ़ना पड़ेगा। और अगर फर्स्ट लॉ के कोरस्पोंडिंग कह रहे हैं तो इन प्रोसेस में आपको निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट, डिटर्मिनेशन ऑफ क्यू, डिटर्मिनेशन ऑफ डब्ल्यू, क्यू डिटर्मिनेशन ऑफ क्यू, डब्ल्यू, डेल यू, डेल एच, ये सब डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो जनरली फर्स्ट लॉ में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आप जरा ध्यान से देखना, क्या बोला मैंने, यूनिट कन्वर्जन बोला, कुछ बेसिक टूल्स बोले जो थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी में चाहिए ही चाहिए। उसमें जनरली इंट्रोडक्शन से अपार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन थर्मोडायनेमिक टूल पढ़ूंगा, उसमें जनरली कैसे है, साइक्लिक रूल हुआ, थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट हुआ, उसके अलावा जनरली आपका रिलेशंस बिटवीन एसपीवीटी वो पढ़ूंगा, सिस्टम हुआ, सराउंडिंग हुआ, क्लोज सिस्टम हुआ, ओपन सिस्टम हुआ, आइसोलेटेड सिस्टम हुआ, वो सारी चीजें पढ़ूंगा यहाँ पे, यानी ये सब थर्मोडायनेमिक टूल में ही पढ़ूंगा। उसके बाद जनरल पढ़ूंगा हीट कैपेसिटी, रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी। इसका मतलब ये नहीं है रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी का सीधा पढ़ लिया सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, नहीं, रिलेशन बहुत सारे हैं, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू टी डेल पी अपॉन डेल टीवी, डेल वी अपॉन डेल टीपी, ये पढ़ना पड़ेगा। यानी रिलेशन बहुत सारे हैं, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू माइनस का टी डेल पी अपॉन डेल टीवी का स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल पी टी पढ़ना पड़ेगा। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू माइनस का टी डेल वी अपॉन डेल टीपी का स्क्वायर इंटू डेल पी अपॉन डेल वी टी पढ़ना पड़ेगा। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर 1 + 2 अपॉन आर टीवी, ये पढ़ना पड़ेगा वंडरवाल के लिए। दिस वन ये पढ़ना पड़ेगा। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू डेल यू पाई टी प्लस वी की फॉर्म में टी डेल पी अपॉन डेल टीवी माइनस का पी होता है तो प्लस का पी डेल वी अपॉन डेल टीपी पढ़ना पड़ेगा। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या, वी माइनस डेल एच अपॉन डेल पी टी डेल वी अपॉन डेल टीपी पढ़ना पड़ेगा। ये सब रिलेशंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टीवी अपॉन बीटा पढ़ना पड़ेगा। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू टी अल्फा स्क्वायर वी पढ़ना पड़ेगा। तो ये जनरली रिलेशन सीपी माइनस सीवी जो एक वर्ड लिखा है उसका मतलब एक वर्ड है ही नहीं। उसका मतलब ये नहीं कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर पढ़ा आइडियल के लिए खत्म हो गया सीपी सीवी, नहीं, वो कोई भी रिलेशन पूछ सकता है, किसी भी रिलेशन का डेरिवेशन पूछ सकता है।
जनरली आपको सब डेरिवेशन आपके याद होना चाहिए। नेट गेट में क्या है, नेट गेट जैम में क्या है, आपको टिक करना होता है, 4 में से 1 को टिक कर लीजिए, लेकिन यहां पे ड्राइव करना भी आना चाहिए टिक करने के साथ। तो वहां पे सिर्फ क्या है, नॉलेज का चेक हो रहा है, यहां पे रिप्रेजेंटेशन भी करना है, उसका नॉलेज के साथ साथ रिप्रेजेंटेशन भी करना है। तो रिलेशंस जो लिखा मैंने, इसका मतलब ये रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी का मतलब ये सारा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन में जूल थॉमसन भी आएगा। रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी भी उसी का एप्लीकेशन होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ही। वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेस में मैंने बोला रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में क्या, आइसोथर्मल भी आएगा, एडियाबेटिक भी आएगा, आइडियल के लिए भी आएगा, नॉन आइडियल के लिए भी आएगा, यानी कि वंडरवाल के लिए भी आएगा। तो रिवर्सिबल आइडियल के लिए रिवर्सिबल आइसोथर्मल आइडियल, रिवर्सिबल एडियाबेटिक आइडियल, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल आइडियल, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक आइडियल, और फिर सब नॉन आइडियल के लिए। ये जनरली सिलेबस लिख रहा हूं मैं, तो ये आप लिख सकते हैं 5th तक। वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेस, ये सारी चीजें मुझे पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा, इसी में मैं लिख रहा हूं 6th, फिर बढ़ूंगा जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन, ओबियस एंड इट्स एप्लीकेशन क्या है। और इसी में जनरली आप पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल इन्वर्जन टेम्परेचर, उसका जरूरी नहीं है, वो तो मुझे पढ़ना ही है उसमें, लेकिन लिख सकता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन टेम्परेचर, दिस वन, ये भी मुझे पढ़ना पड़ेगा। थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट मुझे पढ़नी होती है, थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट डेल अपॉन डेल वीटी है, डेल एच अपॉन डेल पीटी है, वो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 7th में लिखता हूं जनरली जूल थॉमसन के बाद कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन पढ़ना पड़ेगा, एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर पढ़ना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर ये मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स ऑलमोस्ट सारी ही पढ़नी पड़ेगी, थर्मोडायनेमिक्स सारी ही पढ़नी पड़ेगी। ये आपका क्या होगा, कार्नोट इंजन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर। उसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा, एंट्रोपी इंट्रोडक्शन, एंट्रोपी का इंट्रोडक्शन वो मुझे पढ़ना पड़ेगा। एंट्रोपी में इंट्रोडक्शन के साथ क्या पढ़ना पड़ेगा, एंट्रोपी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एंट्रोपी फॉर वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेसेस, डिटर्मिनेशन ऑफ एंट्रोपी फॉर वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेसेस, ये मुझे पढ़ना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ एंट्रोपी फॉर वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज फॉर वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोसेस के लिए फॉर वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेसेस, ये मुझे पढ़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिए प्लीज, ये आपका सिलेबस चल रहा है अभी, वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेसेस वो मुझे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एंट्रोपी में ही एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग मुझे पढ़ना पड़ेगा, एंट्रोपी फॉर इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, एंट्रोपी चेंज कोरस्पॉन्डिंग टू फेज ट्रांसफॉर्मेशन मुझे पढ़ना पड़ेगा, एंट्रोपी चेंज कोरस्पॉन्डिंग टू फेज ट्रांसफॉर्मेशन मुझे पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस पे ध्यान दीजिए, एंट्रोपी चेंज कोरस्पॉन्डिंग टू फेज ट्रांसफॉर्मेशन मुझे पढ़ना पड़ेगा। इसमें रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। उसके बाद मुझे एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग भी पढ़ना पड़ेगा, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग पढ़ना पड़ेगा। उस मिक्सिंग में बहुत सारी चीजें होगी, जैसे सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग होगा, लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग होगा, सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग होगा, आइडियल गैस, आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस होगा, यस, आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस होगा, आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस बोलेंगे आप, नॉन आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस भी बोलेंगे आप। जनरली ये आपका एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग होगा, यस, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग भी मैं यहीं पे पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं लिख रहा हूं एंट्रोपी के कॉन्टेक्स्ट में, तो एंट्रोपी मिक्सिंग होगा। उसके बाद थर्ड लॉ भी पढ़ सकता हूं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में यहाँ पे लिख सकता हूं वेरियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वेरियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ लिख सकता हूं, वेरियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूं। उसके अलावा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिख सकता हूं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिख सकता हूं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिख सकता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडुअल एंट्रोपी उसी में लिख सकता हूं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिख सकता हूं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइन करिए, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को वेरीफाई कर लिए, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को प्लीज फोकस करना। वो जनरली आपसे क्या पूछता है, वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी उसमें पूछता है, जैसे व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द कार्नोट इंजन एफिशिएंसी, व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, वो आपसे पूछता है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ व्हाट रेफ्रिजरेटर, वो आपसे पूछता है। जनरल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उस पे बना के पूछता है। एंट्रोपी में डिफाइन एंट्रोपी थर्मोडायनामिकली आपसे पूछता है, डिफाइन करिए एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग होती क्या है, डिफाइन करिए गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग होती क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन वो वहां पे पूछता है। तो ये वेरियस स्टेटमेंट मैंने लिखा, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडुअल एंट्रोपी इसी में कर दूंगा। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ूंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडुअल एंट्रोपी करूंगा। उसके बाद एलिमेंट्री आइडिया ऑफ फेज ट्रांजिशन करूंगा, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ फेज ट्रांजिशन करूंगा। और फेज ट्रांजिशन में क्या पढ़ूंगा, पढ़ूंगा फेज ट्रांजिशन का एलिमेंट्री आइडिया पढ़ूंगा। उसमें क्या पढ़ूंगा, ओबियस कैलेपरन इक्वेशन पढ़ूंगा, कैलेपरन इक्वेशन पूरी करूंगा, उसका इंटीग्रेटेड फॉर्म पढ़ूंगा, डिफरेंशिएटेड फॉर्म पढ़ूंगा, उसका एप्लीकेशन पढ़ूंगा। उसके बाद क्लैसियस कैलेपरन इक्वेशन के बाद क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी पूरा पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस में लिखा हुआ है क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी पूरा पढ़ूंगा, फोकस करना, ये सब सिलेबस में है। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को पूरा पढ़ूंगा। उसके बाद क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी के बाद जनरली ओपन सिस्टम की तरफ मूव कर जाऊंगा। यहां पे मैक्सवेल थर्मोडायनामिक पोटेंशियल लिख के, मैक्सवेल थर्मोडायनामिक पोटेंशियल लिख के क्या करूंगा, ओपन सिस्टम की तरफ मूव कर जाऊंगा, मैक्सवेल थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। उसके बाद सीधा क्या बोलूंगा, थर्मोडायनामिक्स ऑफ ओपन सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ ओपन सिस्टम, प्लीज फोकस करना, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ
ओपन सिस्टम, जब ओपन सिस्टम पढ़ूंगा तो जनरली उसमें क्या पढ़ना होगा, उसमें पार्शियल मोलर क्वांटिटीज पढ़ूंगा। पार्शियल मोलर क्वांटिटीज के बाद क्या पढ़ूंगा, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज में पढ़ूंगा केमिकल पोटेंशियल पढ़ूंगा, प्लीज फोकस करना, केमिकल पोटेंशियल पढ़ूंगा, डिपेंडेंस ऑफ केमिकल पोटेंशियल ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर पढ़ूंगा, डिपेंडेंस ऑफ म्यू ऑन टी पढ़ूंगा, डिपेंडेंस केमिकल पोटेंशियल क्या है, म्यू है, डिपेंडेंस ऑफ म्यू ऑन टी पढ़ूंगा, म्यू ऑन पी पढ़ूंगा, गिब्स डुहम इक्वेशन पढ़ूंगा, ध्यान देना जी, गिब्स डुहम इक्वेशन पढ़ूंगा, फ्यूगिसिटी पढ़ूंगा, एक्टिविटी पढ़ूंगा, एक्टिविटी पढ़ूंगा, फ्यूगिसिटी पढ़ूंगा, फ्यूगिसिटी कोफिशिएंट पढ़ूंगा, फ्यूगिसिटी पढ़ूंगा, फ्यूगिसिटी कोफिशिएंट पढ़ूंगा। तो जनरली थर्मोडायनेमिक्स में इतना सब कुछ मुझे पढ़ना है। तो ये 3 जो आपकी यूनिट है और जिसमें से थर्मो का पोर्शन है वो मैंने यहां पे लिया है। 3 जो यूनिट है और उसमें थर्मो का जो पोर्शन है वो मैंने लिया है, उसमें से मैंने इक्विलिब्रियम पोर्शन छोड़ा है। तो जनरली आप ध्यान देना प्लीज, शुरुआत से यूनिट कन्वर्जन से लेके पूरी थर्मो कवर करूंगा। किसी भी नेशनल लेवल के एग्जाम के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है किसी भी नेशनल एग्जाम लेवल पे चल सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स पूरा, इसमें थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन होगा, पूरा थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन होगा, उसका बेसिक एप्लीकेशन होगा, फर्स्ट लॉ के कोरस्पॉन्डिंग, सेकंड लॉ के कोरस्पॉन्डिंग और थर्ड लॉ का इंट्रोडक्शन क्या है वो बताऊंगा। उसके अलावा क्लोज सिस्टम में जितनी थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व है, वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेस वहां पे इन्वॉल्व है क्लोज सिस्टम में, फिर उसको मैं ओपन सिस्टम पे भी अप्लाइड करूंगा, उसमें केमिकल पोटेंशियल पढ़ूंगा, पार्शियल मोलर एंटिटीज पढ़ूंगा। आप सिलेबस को देखिए अच्छे से, और जो लाइन लिखी है उस लाइन का मतलब ये नहीं कि वो वहीं पे खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। उसका मतलब जैसे यहां पे लिखा है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, तो मिक्सिंग का मतलब क्या है, मिक्सिंग तो बहुत सारी होती है, क्या मिक्सिंग, लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग है, लिक्विड सॉलिड मिक्सिंग है, सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग है, या आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस है। तो प्लीज फोकस करना सिलेबस पे। तो ये आपका सिलेबस है, और अगर आप ये पूरा सिलेबस करते हैं जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली पूरा सिलेबस करेंगे। पूरा सिलेबस करने के साथ साथ हम हर एक टॉपिक के कोरस्पॉन्डिंग 2 या 3 पेज का पीडीएफ देंगे, 2 या 3 पेज का पीडीएफ देंगे, पीडीएफ कहिए या फिर एमएस वर्ड की फाइल कहिए, यानी कि थोड़ा सा उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जरूर देंगे। हर एक लेक्चर के साथ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देंगे, वो हम एनालिटिकल में भी दे रहे हैं, वो आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी मिलेगा। तो हर एक लेक्चर के साथ आपको जनरली 2 या 3 पेज का पीडीएफ मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है यूपीएससी जियोकेमिस्ट के लिए। 200 मार्क्स में से अगर आपको 25 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर ये यूनिट दे रही है तो ऑब्वियस ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। हाँ, इसमें तीनों चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल अप्रोच पे जाना पड़ेगा, आपको डिफाइन कर लेना पड़ेगा वेरियस थर्मोडायनेमिक टर्म को। इंटरनल एनर्जी को डिफाइन कीजिए, यस प्रॉपर वे में डिफाइन कीजिए, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। एंट्रोपी को डिफाइन करिए, गिब्स फ्री एनर्जी में फ्री का मतलब क्या होता है ये मुझे डिफाइन करिए, केमिकल पोटेंशियल क्या होता है जनरली डिफाइन कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन वो पूछेगा आपसे। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन क्या होता है, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन क्या होता है, हायर ऑर्डर फेज ट्रांजिशन क्या होता है, तो जनरली ऐसे डिफाइन करवाएगा आपसे। दूसरा डेरिवेशन पार्ट, टीवी की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट है रिवर्सिबल एडियाबैटिक में, यानी पोजीशन इक्वेशन प्रूव करके बताइए कि पोजीशन इक्वेशन ऐसा कैसे होता है। म्यूजेटी की वैल्यू निकालिए, आइडियल गैस में शो करिए वो 0 होती है। तो प्लीज फोकस करना, डेरिवेशन पार्ट हो सकता है, थ्योरेटिकल पार्ट हो सकता है, डेरिवेशन पार्ट हो सकता है, या फिर तीसरा न्यूमेरिकल पार्ट हो सकता है। तो जनरली ये आपका सिलेबस है जो मैंने डिफाइन किया है यूपीएससी जियोकेमिस्ट के रेस्पेक्ट में मैंने डिफाइन किया, पर इसमें पूरी थर्मो आ गई है। यूपीएससी जियोकेमिस्ट के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया है, पर इसमें पूरी थर्मो आएगी और पूरी थर्मो आपको पढ़नी पड़ेगी। नेट गेट के लिए नॉलेज है, यहां पे नॉलेज प्लस रिप्रेजेंटेशन है, यानी उससे भी अगला स्टेप्स है। नॉलेज है, उसके साथ साथ रिप्रेजेंटेशन भी आपको करना होता है। ठीक है, तो ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन था। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।